जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 7 फरवरी और दिन है बुधवार और आशा करते हैं कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो समसामयिक घटना जो आपका न्यूज़पेपर में हो या न्यूज में हो, जो बड़ी खबर होता है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो आपका प्रश्न बनता है, वही सारे क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी आपका बड़ी प्रश्न निकल के आता है वो सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं, पहले इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, क्योंकि देखिए बहुत है आज जो है ना, बहुत इंपोर्टेंट घटना है। चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखिए क्या है ना, लोकसभा से पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 में पेपर लीक में दोषी पर जुर्माना के तौर पर क्या प्रावधान किया गया है। तो आपका ना लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 कल आपका पारित हो गया है, ठीक है। और इसमें बहुत कठोर नियम किया गया है। अगर कोई आदमी, चलिए अभी बताते हैं इसको कि कैसे कैसे जो है आपका परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सरकार एक विधेयक लेके आई है और आपका लोकसभा में पारित हो गया। अभी बताते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो चंडीगढ़ वाला मामला आपको पता होगा कि वहां पे मेयर का चुनाव हो रहा था और ये लेके कितना पूरे राष्ट्र स्तर पर, एक तो मेयर का चुनाव था, कोई बड़ी चुनाव नहीं है, ठीक है, मगर पूरे राष्ट्र स्तर पर एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। और हम लोग के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ बोले हैं कि लोकतंत्र का हत्या है। मतलब ये शब्द का जब से ये हम लोग के 50वें मुख्य न्यायाधीश जब से ये बने हैं सीजीआई, तब से ये बात बहुत सारा मैटर आया, बट ये नहीं बोले थे। तो ये एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा क्या है ना, खबर बन जाता है। चलिए पहले बिम्स्टेक क्या है ना, इक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो कल ही जो है इसका उद्घाटन हुआ है। बिम्स्टेक जानते हैं ना, एक क्षेत्रीय संगठन है, तो उसी का पहला संस्करण है ये। इक्वेटिक चैंपियन आपका आयोजन किया जा रहा है। चले आगे चले। 2 दिवसीय है। बुलबुल फाइट का संबंध किस राज्य से है। जैसे जानते हैं तो आपका तमिलनाडु में, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अरे वहां पे जो सांड का, जैसे कर्नाटक में कामला है या फिर असम में मोहजूद है, तमिलनाडु में क्या बोलते हैं उसको, अब याद नहीं आ रहा, जो भी है, ठीक है, अभी बताते हैं। तो उसी तरह से जो है ना बुलबुल फाइट होता है, ठीक है। और ये बुलबुल फाइट को लेकर के चला गया किस पे, हाई कोर्ट में चला गया ये केस, ठीक है। ये केस, ये जो मोहजूद है और ये बुलबुल फाइट, दोनों को लेके बहुत ज्यादा विवाद था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका चर्चा में आ गया है। पहली बार हम भी सुने कि बुलबुल फाइट भी होता है, ठीक है। और ये फाइट बहुत बुरी तरीके से होता है, ठीक है ना। बुलबुल को रखा जाता है, शहद वहद खिलाया जाता है, फिर उसको तैयार किया जाता है लड़ने के लिए, चिड़िया को लड़ाया जाता है, ठीक है। तो यही है। चले आगे चले। उसके बाद क्या है, लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है। लघु उद्यमी है क्योंकि जो भी लोग का जो है आपका मासिक आय कम है, तो उसको जो है सरकार के द्वारा जो है ना 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। बिल्कुल भी अभी इसको देखेंगे हम लोग। थल सेना के उप प्रमुख बन गए हैं कौन, नया नियुक्ति हुआ है। थल सेना जानते हैं हम लोग का सेना, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नीतीश डिवाइस को किसने लॉन्च किया है, ठीक है। ये नीतीश से नीतीश कुमार नहीं समझिएगा कि अपने नाम पे है, इस डिवाइस का नाम है नीतीश। नीतीश का फुल फॉर्म है, ठीक है। जो भी किसान है, जो भी जनता है, उसको जो है आपदा से बचाने के लिए किया गया है। उसके बाद क्या है ना, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय कहाँ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो देश का पहला डिजिटल आपका जो है राष्ट्रीय पुरालेख होगा और इसका आधारशिला रखा गया है। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आप लोग पेपर देते होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा कि क्वेश्चन कहां से हम लोग को आता है और इस क्वेश्चन का क्या महत्व है, ठीक है। चले तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी को देखेंगे। इसको देखना जरूरी है क्योंकि विधेयक है, विधेयक से संबंधित कोई भी चीज हम लोग को पूछा जाता है। तो क्या है ना, लोकसभा से पारित सार्वजनिक परीक्षा विधेयक। तो इस परीक्षा, ये विधेयक का नाम याद रखिएगा। ये विधेयक कौन सा है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024, ठीक है। में क्या है, पारित हो गया है। पेपर लीक के मामले में दोषियों पर जुर्माना के तौर पर क्या प्रावधान किया गया है। तो ये देख क्या है ना कि ये आपका विधेयक आपका कल ही जो है 5 तारीख को आप लोग देखे होइएगा। 5 तारीख के दिन हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, क्योंकि देखिए अभी संसद सत्र में कौन सा सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र चल रहा है। कै तारीख से शुरू हुआ है, यानी 30 जनवरी से शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका ये 9 फरवरी तक चलेगा, 9 फरवरी तक चलेगा। और इसी सत्र में आपका बजट पेश किया जाता है, इसी वजह से इसको बजट सत्र कहते हैं। हम लोग के संसद का 3 सत्र होता है, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। कम से कम 2 होना चाहिए, अधिक से अधिक जो भी हो जाए, ठीक है। तो ये अभी बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में आपका बजट के बाद हम लोग का जो है संयुक्त अधिवेशन में जो है भाषण देती है राष्ट्रपति। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। पर एक संयुक्त अधिवेशन के बाद अनुच्छेद कितना में कहा गया है, 108 आर्टिकल में कहा गया है ना, तो वही तो भाषण दे रही थी और उसी में जो है संबोधन करने के दौरान ये जो है बात बोला कि जो भी परीक्षा है, परीक्षा में जो बच्चे हैं, जब पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक की वजह से इतना बड़ा परीक्षा को
फिर क्या है ना कि बच्चा फिर एग्जाम कैंसिल कर देना पड़ता है, बच्चा कहाँ कहाँ से एग्जाम देने आता है, उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है, पैसे की भी खर्चा होता है। तो उस पे ऐसा कठोर नियम कानून लाइए जिसके तहत क्या है ना कि कोई ऐसा करने के लिए सोचे भी नहीं। तो इसी को लेकर के आपका कल नहीं है 6 तारीख को, यानी कल कल तो पारित ही हो गया है शाम को, चल उससे एक दिन पहले आपका ये विधेयक पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो क्या कहिएगा, लोक एवं कार्मिक, मतलब कार्मिक लोक शिकायत मंत्री है जितेंद्र सिंह, तो इसका नाम भी याद रखेगा। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा में कल पारित भी हो गया। तो इसमें कई खंड है, ठीक है, तो टोटल जो है 15 प्रकार के जो है ना इसके चीजों को इसमें क्या किया गया है कि कौन कौन जो है आपराधिक कानून के दायरे में क्या क्या करने से जो है आप ये जो है आप इस विधेयक के तहत क्या है आप जो है अपराध बनिएगा। तो उसमें जैसे सबसे पहली बात क्या है कि आप अगर किसी भी तरीके से कोई भी परीक्षा में कदाचार करते हैं, ठीक है, चीटिंग वीटिंग करते हैं, तो चीटिंग से मतलब ये नहीं समझिएगा पहले चीटिंग एक जमाने में, हम लोग के भी जमाने में, अभी तो नहीं है, हम लोग के भी जमाने में जब हम लोग 10th इंटर करते थे तो उस टाइम क्या है ना कि लोग एक दूसरे का कॉपी देख के लिखते थे, तो वो निम्न स्तर का चीटिंग था, उस चीटिंग के लिए नहीं। ये क्या है ना कि अगर आप किसी तरह का कोई चीटिंग करते हैं, किसी बहुत बड़े संगठन से आपका जो है पेपर लीक मामले में अगर आपका कोई संलिप्तता है, ठीक है, या फिर जिसके द्वारा परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। देखिए अभी मैक्सिमम जो परीक्षा है ना आपका, परीक्षा कौन सा आयोजित करते हैं, वो कंप्यूटर बेस्ड होता है कि नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई आप कंप्यूटर सेंटर में एग्जाम देने गए और कंप्यूटर वाले जो कंपनी जो आयोजित करता है वही कहानी गड़बड़ कर देता है। देखिए भारत में एग्जाम हो रहा है, रशिया में कंप्यूटर हैक करके आंसर बताया जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के कदाचार को पहले रखा है। दूसरा पे क्या रखा गया, ओएमआर सीट में अगर आप कुछ गड़बड़ी करते हैं या फिर ओएमआर सीट आप खाली छोड़ते हैं और उसमें अगर कुछ आपका कुछ अगर पकड़ा गया, ठीक है, तो इस तरह के टोटल 15 प्रकार के अपराध को शामिल किया गया है और इसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा दिया गया है। तो पहले आपको हम सजा सुना देते हैं, मतलब सजा बता देते हैं। सजा क्या है ना कि अगर आप कोई भी परीक्षा है, परीक्षा में अवरोध पहुंचाने का अगर कोई काम करते हैं, ऐसा कोई कृत्य करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 10 लाख का जुर्माना दिया जाए, 10 लाख का जुर्माना और 3 साल से 5 साल के भीतर आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा सजा, ठीक है। 10 साल क्या, अगर कोई परीक्षा को आप क्या अवरोध पहुंचाना चाहते हैं या किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं, तो उस तरह के मामले में आपको कितना 10 लाख का रुपया देना पड़ेगा और 3 से 5 साल का सजा होगा। मगर अगर कोई संस्था है, ठीक है, जो परदेता कोई अगर कंपनी है, ठीक है, जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, देखिए जितना भी आपका मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो या बड़ी बड़ी एग्जाम जो भी होता है लगभग आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है। अगर इस तरह के कुछ संस्था उसमें कोई संलिप्त है या ओएमआर सीट में कोई किसी तरह का घपलाबाजी है, ठीक है, इस तरह के लिए बहुत कड़ा कानून रखा गया। उसमें क्या रखा गया है कि आपको तो सबसे पहली बात है कम से कम 10 साल का सजा होगा और 1 करोड़ रुपया का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना जबरदस्त कानून आपका बन गया है, लोकसभा से पारित हो गया, तो समझ लीजिए ये पारित ही है। और आज के डेट में कोई भी बिल अगर आपका लोकसभा से पारित हो जाता है तो फिर उसको रोकने का कोई बात नहीं है। तो ये 3-4 चीज आपको याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 15 कैटेगरी में चीजों को रखा गया। अब कौन कौन सा एग्जाम इसके दायरे में आएगा, तो सेंट्रल स्तर का जितना भी रेलवे का ग्रुप बी सी डी सारा आ जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग जिसको हम लोग एसएससी कहते हैं, एसएससी का बीसीडी में जितना भी बीसी लेवल, ग्रुप बी या ग्रुप सी लेवल का जो भी है उसमें आ जाएगा। उसके बाद आपका यूपीएससी आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं आपका इंजीनियरिंग वाले आ जाएंगे, मेडिकल वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी बड़ी बड़ी एग्जाम है जैसे सीडीएस वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करती है लगभग सारा एग्जाम इसमें इस पे बात कहा गया और जरूरत पड़ने पर कहा गया कि और भी जो भी आपका परीक्षा है उसको जोड़ा जाएगा। तो ये मोटा मोटी इस विधेयक में ये सारा चीज है, समझ गए कि दो अलग अलग जैसे जैसे आपका दोषी शुद्ध होगा उसी तरह का आपको सजा दिया जाएगा। तो अगर आप परीक्षा में कोई भी डिस्टर्बेंस उत्पन्न करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल से 5 साल के बीच का भीतर का जेल होगा और 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। अगर आप पूरे जो एग्जाम करवा रहा है और कोई बहुत बड़ा गिरोह है तो उसके लिए बहुत जबरदस्त है, 1 करोड़ रुपया है, कम से कम 10 साल का सजा है। 1 करोड़ कम से कम पैसा कहा गया, ऊपर से ऊपर कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है और 10 साल की सजा है, ठीक है। तो यानी ए और बी हो जाएगा। और यहाँ दूसरा कैटेगरी वाला हमने लिखे है तो समझ गए, आपको हम पूरा बात समझा दिए, ठीक है ना। तो ये है आपका विधेयक और इस विधेयक को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो है आपका हल्ला गुल्ला लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। विधेयक के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, देखिए यूपीएससी है ना, यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा, बैंकिंग भर्ती परीक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा, ठीक है, जिसको एनटीए कहते हैं की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी, ठीक है ना। तो ये जितेंद्र सिंह द्वारा ये बिल पेश किया गया था। जितना भी बैंकिंग का परीक्षा हो, ग्रामीण बैंक भी इसमें शामिल है। कौन है? ग्रामीण बैंक भी शामिल है, ठीक है। जितना भी बैंकिंग हो, रेलवे हो, एनटीए हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो,
ठीक है, ये सारा परीक्षा इसमें शामिल किया गया है। और इसमें आपको बोले हैं 2 प्रकार का सजा है, जो आप अगर कुछ संगठित तरीके से अपराध करते हैं। और इसमें और एक बात जान लीजिए, इसमें जो है ना, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे ये चीज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट, आप मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट को डरने का बात उसके लिए तो अच्छा है, हम तो इसका समर्थन करते हैं, सही है। बहुत आदमी जो है ये सब करके जो मेरिट वाले बच्चे हैं उसके साथ बुरा होता था। चलिए आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर पालिका संस्थाओं को क्या कह रहे हैं, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर जो बंदा को सिर्फ आंसर चाहिए तो आंसर ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग भी बात करते हैं। तो ये है, नगर पालिका को किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। आपको संशोधन जो है करके 1993 1 जून 1993 से जो है क्या कर दिया गया था भैया, ये आपका लागू हो गया था। ये बात समझ गए हैं, ठीक है। और यहीं पे अगर आपको पंचायती राज कहेगा तो पंचायती वाला आपका क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी वजह से हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों समझ जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नगर पालिका संस्था संविधान विधेयक 74वां। अब चलिए अब आते हैं इसके पृष्ठभूमि में, क्योंकि क्वेश्चन हमको ये चीज नहीं बताना है आपका विवाद, ठीक है। क्योंकि लोकतंत्र की हत्या शब्द से जो है, ये हम लोग के CGI जो है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश है, उसके द्वारा कहा गया है कि इस तरह का जो हरकत की है, इसका नाम को याद रखिएगा, इसका नाम है अनिल मसीह। क्या नाम है ये, अनिल मसीह। और ये कौन है भैया, तो ये आपका पीठासीन अधिकारी, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर कहता है। चुनाव को कंडक्ट करवाने के लिए जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, क्या कहिएगा, पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो हुआ क्या भाई, सब बात बोल रहे हैं, हुआ ये है, चंडीगढ़ में आपका हो रहा था नगर निगम का चुनाव। तो पहले नगर निगम आपको हम समझा देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए नगर निगम क्या होता है, हमारे यहाँ पे कानून जो है, हमारे भारत में कानून शासन व्यवस्था चलता है। तो एक तरह से समझ जाइएगा कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में लोगों का भागीदारी होना चाहिए। तो उसके लिए 3 स्तर से कानून चलता है। 3 स्तर को कानून आप समझिएगा। सबसे नंबर 1 में केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंटर के द्वारा जो कानून संचालित होता है वो केंद्र सरकार को हम लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे ये विधेयक के अभी बारे में बात बोले तो वो क्या सेंटर पे है, वो सारे राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, सारे पर अपना जो सेंटर का कानून होता है वो लागू करता है। एक लेवल वो हो गया। दूसरा लेवल क्या हो गया, राज्य स्तर पर, जो राज्य का जो विषय है, राज्य को जिस चीज में कानून बनाना है, जिस चीज पे वो शासन प्रशासन चलाता है, तो एक वो होता है राज्य स्तर पर। और तीसरा क्या होता है, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब क्या है कि स्थानीय यानी लोकल बॉडी के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाया जाता है। क्योंकि भारत में अगर एक आपका अच्छा लोकतंत्र माना जाता है तो क्या होना चाहिए, पावर का क्या हो जाए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। यानी छोटे से छोटे लोगों तक आपका क्या होना चाहिए, क्या पावर विकेंद्रित हो, मतलब अलग अलग जगह हो, एक जगह पावर नहीं हो। अगर एक जगह पावर होगा तो क्या हो जाएगा, लोग में जो है ना डिक्टेटरशिप आ जाएगा। मोनोपोली नहीं बोलते, डिक्टेटरशिप है, जो मन करेगा, पहले का राजा, एक पूरा अगर कुछ भी कराना है तो राजा ही फैसला देगा। मगर ऐसा नहीं है, अभी क्या है ना विकेंद्रीकृत। तो विकेंद्रीकरण के लिए आपका ये जो है 3 स्तर हम लोग मुख्यतः हमारे यहाँ पे दिखा जाता है। तो क्या बोले, स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में ग्रामों के लिए यानी गांव के लिए ग्राम सभा यानी ग्राम पंचायत आता है। जो शहरी है तो शहरी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, नगर, क्या उसको क्या बोलिएगा, नगर पालिका बोलिए, फिर नगरीय स्वशासन बोलिए, ठीक है। तो जो नगर के लिए जो आपका स्वशासन है तो नगरीय स्वशासन कहता है। तो ये आपका इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है इंडिया में। इसका इतिहास अगर देखिएगा तो 1688 में सबसे पहले आपको नगरीय स्वशासन दिखेगा, आपका मद्रास में लगा था। फिर 1726 के करीब करीब आपका जो है 1688, ये याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1688 में सबसे पहले ये जो है आपका कहाँ पे लगा था, मद्रास में, ठीक है। सबसे पहले नगर पालिका आपको वही दिखता है। उसके बाद 1726 के करीब करीब आपको मद्रास में दिखेगा, मद्रास में बोलता हूँ, मुंबई में और कलकत्ता में दिखेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे आया, फिर अंग्रेज का शासन चला। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 के टाइम में था। उससे पहले लॉर्ड मियो भी इसमें काम किया था, मगर स्थानीय स्वशासन क्या अगर जनक पूछेगा तो क्या कहिएगा, लॉर्ड रिपन कहिएगा। तो स्थानीय स्वशासन को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। उसमें कैटेगरी क्या होता है, जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या मतलब क्या है कि अगर कहीं पे 20,000 से कम का जनसंख्या होगा तो वहां पे क्या होगा, नगर पंचायत होगा, ठीक है। गांव को तो अभी हम छोड़ दें, गांव पे हम लोग अभी नगर पंचायत में नहीं, अभी हम लोग का पंचायत में नहीं जाएंगे, ठीक है। ग्राम सभा की बात है, क्योंकि आज इधर की बात। अब जैसे गांव में
अगर छोटे से, अब छोटा नगर में जाइएगा जिसकी जनसंख्या 20,000 से कम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे भैया, वो हम लोग का नगर पंचायत हो गया। फिर उससे थोड़ा सा ऊपर जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के अंदर होगा तो उसको नगर पालिका कहते हैं। फिर उससे अधिक होगा तो उसको नगर परिषद कहते हैं। फिर उससे ऊपर जनसंख्या होगा यानी 10 लाख, जिसके अभी हम बात करने जा रहे हैं, ये 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जहां होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। अलग अलग शहर में, अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इसका जो नगर निगम का चुनाव होता है, बहुत सारे स्टेट में अभी क्या है ना कि पब्लिक के द्वारा भी कराया जा रहा है कि लोग जो है मेयर का जो चुनाव होता है, नगर निगम में जो मेयर का चुनाव होता है, पार्षद तो होगा ही, अब एक नगर निगम हो गया, उस नगर निगम में कई पार्षद होता है। ये नगर निगम है, ठीक है, इस नगर निगम में कई पार्षद होता है और उस पार्षद के द्वारा क्या है ना, आपका जो है चुनाव के द्वारा एक मेयर चुना जाता है। ठीक है, एक मेयर चुना जाता है। ये मेयर का क्या काम है, देखिए मेयर को हल्के में नहीं लीजिएगा। किसी भी बड़े शहर में उसका जो बजट आता है ना, बहुत ज्यादा बजट आता है सफाई के लिए, जानते हैं, सफाई उफाई जो भी मेला उला सारा चीज किसके अंदर में आता है, आपका नगर निगम के तहत आता है। और उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा बजट आता है। जैसे आपको ले चले दिल्ली का या फिर मुंबई का या फिर आप चेन्नई का, एक ऐसा नगर निगम का सिर्फ बजट एक एक स्टेट से भी ज्यादा का बजट आता है, समझ जाइए। नॉर्थ ईस्ट का जो छोटे छोटे आपका स्टेट देख रहे हैं ना, उसके बजट से ज्यादा सिर्फ नगर निगम का बजट होता है। तो समझ जाइए उस सीट के लिए कितना लड़ाई हो सकता है। बस इतना ही दिमाग में बात समझ जाइए। तो अब क्या है ना कि यहाँ पे क्या है, इस पार्षद के द्वारा एक नगर निगम को क्या किया जाता है, चुनाव जाता है। और बहुत सारे स्टेट में क्या कर दिया है कि अब मेयर का चुनाव पार्षद के द्वारा नहीं किया जाएगा, लोग जनता ही करेंगे। बहुत जगह स्टेट में क्या है कि अभी भी पार्षद के ही द्वारा चुना जाता है। तो उसी तरह से चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ नगर निगम, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां का शासन प्रशासन किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा संचालित होगा, है कि नहीं। अगर स्टेट होता तो स्टेट के, वहां का राज्य सरकार के द्वारा होता। ठीक है, तो यहाँ पे नगर निगम है और ये नगर निगम में आपका हो रहा था चुनाव। ये चुनाव बहुत ज्यादा विवाद में था, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो था वो 30 जनवरी को बोला कि भैया आप चुनाव करवाइए। तो चुनाव करवाइए, तो यहाँ पे क्या क्या सीन है, इस सीन को थोड़ा सा समझ जाइए। इस सीन को समझने के लिए सबसे पहली बात है, चंडीगढ़ नगर निगम में जो टोटल आपका सीट है, टोटल आपका सीट है 35 जो है पार्षद है, ठीक है, जिसमें से आपका और 9 जो है आपका क्या होता है, मनोनीत होता है। ठीक है, 9 और 35 आपका क्या है, निर्वाचित है और 9 क्या है, मनोनीत है। चंडीगढ़ नगर निगम का आपका पूरा आपको हम फिगर बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है ना, जो नगर ये आपका नगर जो मेयर होता है, मेयर के जो चुनाव में भाग लेता है तो सांसद भी लेता है, वहां के जो सांसद होंगे वो भी लेता है। तो टोटल कितना, ये जो 9 मनोनीत सदस्य है ये वोट नहीं करता है। ठीक है, चंडीगढ़ नगर निगम में 9 मनोनीत सदस्य है। जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं ना, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो वोट देता है, नहीं ना देता है, तो उसी तरह से ये भी नहीं देगा। तो टोटल कितना सीट आपका वोट हो गया, इधर 35 पार्षद है, ठीक है, और एक कौन है, लोकसभा का जो मेंबर होगा वो होगा। टोटल कितना, 36 वोट है। इस 36, इसको पहले समझ जाइए, ये जो एक लोकसभा है ये किरण खेर है। किरण खेर कौन है भैया, अनुपम खेर की बीवी है और ये बीजेपी सांसद है, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, और 35 इधर, टोटल कितना हो गया, 36। इस 36 में से जिसको कितना 18 लाइएगा तो बराबर हो जाएगा, यानी 19 चाहिए। कितना, 19 है ना, चाहिए 19 चाहिए, ठीक है ना। चलिए 19 चाहिए तो कितना कितना किसको है आपको अब हम दिखाते हैं। 19 चाहिए ना, 36 टोटल वोट करना है। अब 36 वोट में से क्या हो गया, इस 36 में से 14, अब किसका किसका कितना शेयरिंग है वो बताते हैं। 14 वोट जो है ना, ये आपका 14 वोट किसका, बीजेपी का है, बीजेपी का है। और एक अकाली दल के पास है, एक अकाली दल है, ठीक है। और एक किसके पास हो गया, तो उसका क्या है भैया, संसद है, यानी एमपी है। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितना वोट हो गया, 14, 1 15, 1 16, यानी बीजेपी के पास, बीजेपी के खाते में टोटल कितना, 16 वोट। और इसको जीतने के लिए कितना चाहिए था, 18 वोट चाहिए था। अभी ना आपको हम कैलकुलेशन बताएं कि 35 टोटल आपका पार्षद है, और एक जो है जो लोकसभा सांसद होता है वो भी इलेक्शन में भाग लेते, वो भी आपका वोट करते हैं। तो टोटल 36, और 36 में से कितना 18 लाएगा तो वो तो बराबर में हो जाएगा। तो कितना चाहिए, कम से कम 19 चाहिए, 19 आएगा, क्योंकि जीतने के लिए क्या है 50 प्लस आधा, इतना जानते हैं आप लोग कितना बोलने का। तो इसके कितना पास 16। अब आइए, क्योंकि देखिए आप और कांग्रेस मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है, इंडिया खेलता ही जाता है हर दिन। तो इंडिया के पास कितना है, तो 13 जो है ना, आप यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखेगा आप पार्टी के पास 13 सीट है, आपके पास कितना है, 13 है। ये किसके पास है भाई, ये आप वाले के पास है, केजरीवाल साहब के पास। ठीक है, और ये 7 जो है किसके पास है, कांग्रेस के पास है। तो इसका आप जोड़िए कितना हो गया, 7 3 10, ये हो गया, और ये कितना हो गया 20। यानी ये इससे क्या है, बीजेपी को 16 आ रहा है, इसको 20 आ रहा है, यानी ये हम इससे भी 4 लीड है। तो जो इंडिया अलायंस वाले थे तो ये लोग पहले से स्वस्थ था कि नहीं, हम लोग को इलेक्शन, अब देखिए आपका मेजोरिटी आपको दिख रहा है तो आप स्वस्थ ही रहिएगा। तो ये लोग चाह रहा था कि भाई इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कर नहीं रहा था। चंडीगढ़ हाईकोर्ट बोला कि इलेक्शन करवाइए, और इलेक्शन जब करवाया तो इलेक्शन में ये जो रिटर्निंग अधिकारी थे जिसको बोले अनिल मसीह, इसका नाम क्या है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सॉलिड आदमी है।
सब समझ जाइए, जब ये लोग इलेक्शन नहीं करवा रहा था 30 जनवरी का जब इलेक्शन का डेट रखा गया तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा गाइडेंस किया गया कि पूरा चुनाव जो होगा आपको कैमरा के मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर होगा। इसको पता था कि सारा चीज वीडियोग्राफी हो रहा है, तब भी ये ऐसा काम किया। क्या काम किया बताते हैं। तो अनिल मसीह जो है बोले कि हम क्या करेंगे भैया, हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, मतलब आज हमारा तबियत ठीक नहीं करवाएंगे। तो फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट बोला कि नहीं आपको कराना पड़ेगा, ये गलत बात है, आजकल हो रहा है, कराना। तो कराने के लिए सब कोई वोट किए। अब वोट करने के बाद क्या हुआ कि इसका 20 वोट में से, इसके 20 वोट में से 8 वोट को क्या कर दिए, ये अनिल मसीह जी इसका रिजेक्ट कर दिया। किस नाम पे रिजेक्ट कर दिया, बोला कि जो बैलेट पेपर होता है, बैलेट पेपर में जो कैंडिडेट का नाम होता है, कैंडिडेट के नाम के सामने सही टिक नहीं मारा है, इसी वजह से हम क्या किए हैं, इसको अवैध किए हैं। ठीक है, तो 8 वोट अगर इसका 20 में से 8 चला गया तो 20 में से 8 चला गया तो कितना बच गया, इधर की क्या 2 और इधर कितना कहिएगा 1, यानी 12। अब इसको आया कितना 12, अब इसको आया कितना 16, यानी 4 वोट से इसको 16 वोट आ रहा था। बहुमत से वो कितना आंकड़ा दूर है, 2 मतलब 3 आंकड़ा दूर है, मगर तैयो 4 वोट से जीत गया। तो अपोजिशन बोला कि आप बहुमत आंकड़ा से 3 दूर थे, तैयो आप जीत गए हैं, हम लोग हार गए और 4 वोट से हारे हैं। तो आप वाले यहाँ पे एक राघव चड्ढा जी हैं और ये लोग जो है छोड़े नहीं। अब जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उसका नाम क्या है, उसका नाम बताते हैं आपको। उसका नाम बहुत बढ़िया नाम है, मनोज सोनकर नाम है उसका। क्या नाम है, मनोज सोनकर। और जैसे ही जो है अनिल मसीह रिटर्निंग जो अधिकारी था, जैसे ही ये बोला कि आप जीत गए हैं, इन लोग का 8 वोट जो है गड़बड़ हो गया है, वैसे ही वो उठा और जाके बैठ गया। कौन, मनोज सोनकर। ठीक है, और बोला सब चारों तरफ से बधाई हो गया, जेपी नड्डा भी बधाई दे रही है, जितने भी जो भी लोग थे वहां पे बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, चारों बगल से बधाई आ गया, ये लोग जीत गए। फिर ये लोग ओपोजिशन वाले सोचे कि अब क्या करेंगे भैया, अब करेंगे कुछ नहीं, अब चलिए हाईकोर्ट। ठीक है, हाईकोर्ट गया तो चंडीगढ़ वाले वहां बोला कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, एक तो इलेक्शन हो नहीं रहा था, इलेक्शन करवाए हैं तो फिर आप लोग आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। तो फिर ये लोग अपना रास्ता देखे कहां पे, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट गया और हाईकोर्ट के द्वारा आपको बोले ना इलेक्शन में थोड़ा लफड़ा चल रहा था, तो पूरा वीडियोग्राफी के साथ इलेक्शन कराने का निर्देश दिया गया था चंडीगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा। तो बोला कि वीडियोग्राफी दिखाइए। जैसे ही वीडियोग्राफी देखे हैं, कौन, हम लोग के चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है, 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जैसे ही देखे हैं और ये कृत्य करते हुए देखे तो ये बोले हैं कि लोकतंत्र का हत्या है। जैसे ही ये बोले कि लोकतंत्र का हत्या है, इंडिया अलायंस वाले इतना दिन से मौका ही खोज रहे थे, मौका मिल गया उसको। अब मौका क्या मिला है भैया, अब इसने क्या बोल रहा है, ये क्या बोल दिए हैं कि देखिए, बोल रहे थे कि लोग ईवीएम से ही चुनाव जीतता है। ठीक है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया, कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। एक छोटा सा मेयर का चुनाव बीजेपी वाले नहीं जीत सकते हैं, तो ये लोकसभा आप सब छोड़िए। ठीक है, तो अब लोग विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका देखिए ट्विटरबाजी चल रहा है, पोस्ट चल रहा है, मीम चल रहा है, तो सब चलता रहता है। तो हम लोग को उधर नहीं जाना है, बट आपको पूरा हम मैटर समझा दिए, यहीं से आपको निकाल के हम लाए क्या कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव। और मेयर चुनाव आपका बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, तो यहाँ से मेयर से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कब आया था बलवंत राय मेहता समिति, आपका आया था 1957 में। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अभी याद आ गया है, चलिए सब कुछ याद नहीं आता ना, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आया। किसके लिए, स्थानीय जो है लोकल जो भी लोग हैं उसको सब योजना उस तक पहुंचे, कार्यान्वयन हो, कौन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। तो इसी के समीक्षा के लिए फिर आपको जो है एनडीसी को बोला। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है 1952। इसी में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके काम को समीक्षा के लिए बोला कि 1952 कितना में 57 के करीब में। ठीक है, याद रखिएगा 1957 के करीब में इसका समीक्षा के लिए कि हम जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चला रहे हैं, ये काम सही धरातल तक उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इसको देखने के लिए ये कमेटी बना, ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको राष्ट्रीय एनडीसी कहते हैं। ठीक है, एनडीसी, ये दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखने के बाद जो है पता चला कि ये नहीं हुआ, तो फिर एक कमेटी का स्थापना किया गया। उस कमेटी का नाम था आपको बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति कब आया था, याद रखिएगा 1957 में आया था। और इसने क्या बोला कि देखिए चुनाव, ये जो है आपका गांव में या फिर आप शहर में हो, नगर में हो या गांव में हो, उसके लिए जो है ना आप क्या कहिए, त्रिस्तरीय जो है आपका सुझाव दिया कि पंचायत होना चाहिए जो त्रिस्तरीय होना चाहिए, जिसमें क्या हो, पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायत हो। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर आपका पंचायत समिति हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका क्या हो, जिला परिषद हो। ये त्रिस्तरीय कमेटी का सुझाव दिया। फिर बात चला, फिर आगे फिर अशोक मेहता समिति आया 1977 में, ये सब याद रखेगा। ये जो है ना 2 स्तरीय दिया। ठीक है, जिला के लिए जिला परिषद बना और पंचायत मंडल की बात कहा। ठीक है, ये 2 स्तरीय बात बोला। तो अशोक मेहता समिति का याद रखेगा कि ये 2 स्तरीय
क्या किया था, सुझाव दिया था। फिर आगे फिर कमेटी आई, फिर कौन सा कमेटी आई, 1985 का टाइम याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी इसमें बहुत सतत प्रयास किया, 64वां संविधान संशोधन भी हुआ था, ठीक है, तो आप उसको छोड़िए, अभी 1985 में आइए। 1985 में आपका जो है एक जीवी के राव, कौन आया था, जीवी, ठीक है, जीवी के राव, ठीक है, जीवी के राव समिति आया था। इस समिति बोला क्या, देखिए अगर आप पंचायती राज को लागू करना चाहते हैं ना, तो आपको चुनाव कराना पड़ेगा। तो चुनाव के बारे में मुख्यतः, और ये कमेटी आया था कब, 1985 में। इसने बोला कि आप चुनाव कराइए, पंचायत में शासन लाइए, स्वशासन लाइए, आपको चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव नहीं कीजिएगा तो नहीं हो सकता। फिर इसके बाद एक समिति आया, एल.एम. सिंघवी समिति, और इसी समिति ने सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक जब तक दर्जा नहीं दीजिएगा तब तक काम नहीं बात बनेगी। और ये आया था कब, एल.एम. सिंघवी समिति, 1986 में आया था, ठीक है। इसके बाद फिर गॉडगिल फार्मूला आया, ठीक है, फिर आपका जो है 1989 में भी आया कमेटी, तो यहीं तक आके बात रुक दी है, ठीक है। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आया, इसने बोला कि अगर आप सारे कार्यक्रम को अच्छा से स्थानीय स्वशासन देना चाहते हैं तो इसको संवैधानिक दर्जा दीजिए, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो संवैधानिक दर्जा कैसे होगा, तो फिर राजीव गांधी का हत्या हो जाता है, सब चीज जानते ही हैं। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और संविधान संशोधन हुआ आपका कब, 1992 में। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1992 में। और इसमें क्या कहा गया, तो इसमें ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिसको कहां पे जोड़ा, 243 के जोड़ा, ठीक है, 243 में आपको जोड़ दिया गया। अब संविधान में इसकी स्थिति पहले से क्या थी, तो संविधान में इसको पहले स्थिति राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया, 40 अनुच्छेद में। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व आप लोग जानते हैं ये परिवर्तनीय नहीं है, राज्य के इच्छा के अनुसार रखा गया है। राज्य चाहेगी, राज्य को लगेगा कि नहीं अब हमारा स्टेट क्या हो गया है, सक्षम हो गया है, तो चलो अब उसको लागू करें। तो डीपीएसपी में था पहले, ठीक है, तो बोला कि नहीं डीपीएसपी से रखने से नहीं होगा, इसको जो है ना संविधान में जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समान नागरिक संहिता पढ़ रहे हैं ना, 44, जो उत्तराखंड वाला आपको मैटर बताए थे, कल आपका उत्तराखंड पास भी हो गया, कहाँ पे, मतलब सदन में रखा भी गया है, ठीक है। तो देश का पहला हो जाएगा अब, क्योंकि आजादी के बाद देश का पहला गोवा में जो है ना, वो आजादी से पहले वाला घटना है, ठीक है, जो पुर्तगाल लगा के गया था गोवा में। आजादी के बाद पहला सिविल कोड लागू करने वाला आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में सिविल कोड के बारे में बताए थे, देख लीजिएगा उत्तराखंड वाला हेडिंग करके, ठीक है। तो ये क्या बोला ना, 243 में जाके रख दिया, पहले कहां पे था आपका 40 अनुच्छेद। और ये क्या था, डीपीएसपी। और डीपीएसपी क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, इसको न्यायालय में ले जाके नहीं सकते, ये राज्य के विवेक पे है, राज्य जैसा चाहेगा करेगा, ठीक है। तो कहां पे जोड़ दिया गया, 243 के कोड से लेके या कहां तक, ओ तक है, ठीक है, ओ तक इसको जो है ए से लेके ओ तक इसको जोड़ दिया गया कि ये आपका नगर, ये क्या हो जाएगा, पंचायती राज के बारे में। और उसके बाद क्या किया कि 243 पी से लेके 243 के जड जी तक आपका ये क्या हो जाएगा भैया, तो क्या कर दीजिएगा, नगरीय स्वशासन है, ये क्या है, नगरीय स्वशासन, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपको बात समझते चलना है। नगरीय स्वशासन संविधान में कहां है, तो क्या कहिएगा, अनुच्छेद 243 के पी से लेके 243 टू जड जी तक है, क्या कहिएगा, 243 जड जी, ये जड लिखे हैं, ठीक है, और ये जी है, ठीक है, जड जी तक है। इसी में पूरा टोटल जो इसमें विषय रखा गया है, इसमें विषय रखा गया है आपका 29, कितना विषय है, 29। और इसमें कितना विषय रखा है, तो इसमें 18, ठीक है। तो स्थानीय जो नगरीय स्वशासन है उसमें विषय कितना रखा गया है, 18 रखा गया है। इसमें कुछ काम दिया गया है, इसके लिए बजट एलोकेट होता है, ठीक है। और ये सारा हम लोग के लिए संवैधानिक बॉडी है, जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है समझना। ये सारा चीज आपका हो गया स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें, ठीक है। अब देखिए स्थानीय स्वशासन से अगर संबंधित बातों को और जानिएगा तो इसमें अभी लंबा चले जाएगा, हम और लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजों को, दूसरे चीज को हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो ठीक है। तो पहले बिम्स्टेक क्या है ना, एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है, ये आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो बिम्स्टेक को पहले आप जानिए, बिम्स्टेक यही ना होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल, है ना, बिम टेक्निकल, है ना, एंड इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन होता है। यानी ये क्या है ना, एक क्षेत्रीय संगठन है। इस संगठन का स्थापना 1997 में हुआ था। एक बैंकॉक घोषणा पत्र आया था और इसका सचिवालय कहाँ पे है, तो क्या कहिएगा, बांग्लादेश के ढाका में है। इसमें सदस्य देश कौन कौन है, पहले आपको इसको हम दिखा देते हैं, फिर आगे हम आपको समझाएंगे। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अभी इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त हुए हैं। सार्क का स्थान ले लिया, सार्क भी क्षेत्रीय
आपका एक तरह से संगठन था, 1985 में गठन हुआ था। अभी सार्क को ही बताते हैं आपको हम। पहले बिम्स्टेक देख लीजिए, तो 1997 में ना पहले बिस्ट करके बना था, ठीक है। फिर आगे बाद में इसमें म्यांमार घुस गया, तो फिर बिम्स हो गया। फिर 2004 में आपका नेपाल आ गया और भूटान आ गया। इसी तरह से बिम्स्टेक हो गया, जिसको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है, ठीक है। ये आपका बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या देगा, M4 क्या होता है, तो फंस जाइएगा। तो इसमें है कौन कौन, तो सबसे पहले देखिए जो संस्थापक है, पहले बैंकॉक में इसका बैंकॉक घोषणा पत्र से, तो ये ले लीजिएगा। थाईलैंड का संस्थापक सदस्य कौन कौन था, आपको वो बताता है। थाईलैंड था, बांग्लादेश था, और हम लोग का भारत था, और ये कौन है, श्रीलंका है। ये सब क्या है, संस्थापक सदस्य है, ठीक है। कौन, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश। बाद में आया कौन, 1997 में इसमें म्यांमार आके घुस गया। फिर बाद में कौन आया, भूटान और नेपाल हो गया। टोटल कितना देश है इसमें, 7 देश है, ठीक है। इसका सचिवालय कहाँ है, तो क्या कहिएगा, बांग्लादेश के ढाका में है, ठीक है। यहीं पे अगर आपको सार्क के बारे में पूछेगा, क्योंकि देखिए सार्क मतलब बराबर का दक्षिण एशिया, देखिए ये हम लोग दक्षिण एशिया में का जितना भी देश है वो आपका सार्क में आता है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन, है ना, ये ना होता है सार्क, होता है ना सार्क, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन होता है, ठीक है, सार्क। इसका स्थापना 1985 में हुआ था। इसके सदस्य देश कौन कौन है, तो बाद में 2007 में आपका अफगानिस्तान जुटा था, 1985 में स्थापना हुआ है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, तो क्या कहिएगा, आपका ये काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है, नेपाल में पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सा देश है, तो ये आपका अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव्स है और श्रीलंका। इसमें म्यांमार नहीं है। अभी आपको क्या बोले, साउथ एशिया, देखिए ना यहीं पे आपका है, बस कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। साउथ एशिया में जो भी कंट्री होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में क्या है, हिमालय है, हिमालय, और ऐसे करके घूम जाइएगा तो इसको क्या बोलते हैं, अरकाना यामो बोलते हैं ना, जो म्यांमार है। अभी म्यांमार के बॉर्डर में हम लोग क्या बाढ़ लगा रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो ये म्यांमार है, तो अरकाना यामो के इधर का जो भी देश होगा वो क्या है, साउथ एशिया में नहीं आता, वो क्या कहिएगा, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। तो साउथ एशिया का जो भी देश होगा वो क्या हो जाएगा, सार्क का सदस्य होगा, ठीक है। अब फिर ऐसे भी नहीं समझते तो आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं, आराम से समझिएगा तो बिल्कुल भी आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया भाई, हाँ ये क्या हो गया, हाँ देखिए ये अपना देश है, अपना प्यारा सा देश है। अगर ऐसे करिएगा तो ये आपको हिमालय का ऐसे करके, ऐसे ना था, तो ये आपको जो है ऐसे करके जाइएगा, ऐसे करके, तो ये आपको ऐसे जो भी समझ रहे हैं, तो ये आपका इधर क्या है, हिमालय है, हिमालय है। इसके नीचे का जो भी देश है, तो यहाँ पे क्या है, पहले ऐसे बहुत लोग साउथ एशिया में अफगानिस्तान को नहीं मानता है, मगर बहुत लोग मानता है, तो इसको अफगानिस्तान को ऐसे बाद में जोड़ा भी गया था। तो इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर मालदीव्स है, यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका भूटान है, ये आपका नेपाल है, और ये अपना भारत है। यानी साउथ एशिया का जो भी देश होगा वो किसका होगा, सार्क का होगा, यानी हिमालय के एकदम नीचे। और यहाँ पे अरकाना यामो का पोजीशन आपको याद पर, और आप लोग जानते भी होंगे अरकाना यामो जो है हिमालय का विस्तार है, जो म्यांमार में पड़ता है, और उससे उधर का जो भी देश है वो क्या है, साउथ ईस्ट। तो दोनों संगठन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है, और जो अभी बता रहे हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका क्या कहिएगा, ढाका में है, ठीक है। इसका स्थापना कब, 1997 में। तो इसी का ना पहला एक्वाटिक चैंपियनशिप हो रहा है, और इसका उद्घाटन हमारे अनुराग ठाकुर जी की है, खेल मंत्री हैं, युवा मंत्री हैं, सूचना मंत्री हैं, बहुत अच्छे मंत्री हैं, ठीक है। चलिए, तो ये इसी चैंपियनशिप हो रहा था आपका नई दिल्ली में, उद्घाटन पहली बार हुआ है, तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल फिलहाल में इसके बारे में आपको बताए थे, इसके जो महासचिव है ना, इंद्रमणि पांडे हैं, इंद्रमणि पांडे जी हैं, जो बिम्स्टेक के अभी महासचिव बने हैं और अपने भारतीय हैं, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कितने फरवरी से चल रहा है भैया, 609 फरवरी तक 2024 तक आयोजित होना है, ठीक है। आपका 3 दिन का आयोजन है, पहली बार हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उद्घाटन किया गया है। बिम्स्टेक का आपको स्थापना बोल दिए, कौन सा देश कब आया आपको ये भी हम बोल दिए, ठीक है। जितना लंबा नहीं ले जाइए, वीडियो बड़ा हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुलबुल फाइट। ये बुलबुल फाइट क्या होता है बताते हैं। अभी हम लोग मकर संक्रांति मना रहे थे ना, तो ये क्या है, जो नई फसल जो काटता है उसी के उत्सव, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उत्सव मनाया जाता है। तो असम में जो है ना एक उत्सव बनाया जिसको माघ भी कहते हैं या भोगाली भी कहता है, ठीक है। इसमें क्या है ना, नए फसल को काट करके उसका पकवान बनाया जाता है, भोज किया जाता है, और भोज के बाद जो है ना आपका 2 तरह का खेल आयोजन किया जाता है, जिसको मौजूद कहते हैं, ये भैंसा का लड़ाई होता है, और एक क्या कहते हैं, बुलबुल फाइट कराते हैं। तो ये बहुत 400 साल पुराना परंपरा है। कितना साल पुराना है, 400 साल पुराना परंपरा है। इसको 2015 में बैन कर दिया गया था, और इसके साथ साथ बहुत सारा बैन किया था। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, अभी हाँ जल्लीकट्टू देखिए, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, उसको भी बैन कर दिया गया था, ठीक है। कंबाला कहाँ का, आपका कर्नाटक का है, वो भी बैन कर दिया गया था, ठीक है। बैन कर बोला कि ये जो है ना, जो पशु अधिनियम है, जो पशु है
उसको आप क्या करते हैं, उसको क्रूरता करते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, पशु के साथ अत्याचार होता है। इसी वजह से ये सब चीज तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में गाइडलाइन जारी किया कि जो भी पशु से संबंधित जो भी आप खेल वेल कराते हैं, आपका पशु क्रूरता अधिनियम में आता है, ये काम गलत है, उसको बैंड करवाइए। बैंड हो गया कब? 2015 में। तो फिर क्या है ना, फिर जो है अलग अलग स्टेट के द्वारा कोई अपना विधानसभा में हो या फिर आप कोई किसी भी तरह से हो, अपना अधिनियम लाके बिल ला करके चीजों को फिर से अपना कर रहा है, अपना धार्मिक चीज को बता करके, अपना सांस्कृतिक चीज को। क्योंकि हम लोग के आर्टिकल में आप देखिएगा तो अनुच्छेद 25, 26, 27 क्या है, यही सब तो है कि अपना संस्कृति को बचाइए, अपना कोई भी आदमी कोई धर्म को मान सकता है, सारे चीज को संस्कृति को ले जाके कि अपना भाषा लिपि संस्कृति को कोई भी संरक्षित कर सकता है। तो मौलिक अधिकार का दुहाई दे करके लोग फिर जो है इसको फिर से अप्लाई कर दिया। तो उसी तरह से आसाम में भी बैन था, और आसाम में इसको क्या कर दिया गया, इस बार जो भोगाली बिहू हुआ तो इसका पूरा पूरी खेल करवाया गया। इस चिड़िया, ये बुलबुल चिड़िया है, ये बहुत प्यारा सा चिड़िया है, ठीक है, इसका करवाया गया। तो इसका जैसे ही करवाया तो एक संगठन वर्ल्ड स्तर पर काम करता पेटा, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, पेटा कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु संगठन कहा जाता है, और इसका मुख्यालय वर्जीनिया में यूएसए में है, ठीक है, यूएसए में है। ये बहुत दिन से काम करती है। तो पेटा चला गया कहाँ भैया? ये पेटा चला गया आसाम का हाईकोर्ट में। बोला कि देखिए फिर आप बुलबुल फाइट करा रहे हैं, ये पक्षी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया है चर्चा में कि जो वहां के हेमंत बिस्व शर्मा जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसी के द्वारा ये सब चीज को फिर से लागू करवाया जा रहा है, और बोल रहा है कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं क्योंकि हम सब लागू कर रहे हैं। लोग खुश हो रहे हैं, 400 साल 500 साल परंपरा को हम ला रहे हैं, हमको पुराना परंपरा लाना है। देखिए ये सब चीज बोलते हैं तो पब्लिक भी खुश होता है, और पब्लिक को खुश होने के लिए किसी का जान जाए या किसी के साथ अत्याचार हो, देखिए इसको जो है ना पहले क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है, पकड़ा करके इसको शहद खिलाया जाता है, केला खिलाया जाता है, तैयार किया जाता है, फिर जाके इसको लड़ाया जाता है, ठीक है। या फिर आप जल्लीकट्टू भी देखिएगा कितना क्रूरता होता है, कोई भी हो, खंबाला हो या ये मोहजूज, जिसको मोहजूज करते हैं, क्या है ना, उसके साथ उसको पकड़ा जाता है, दौड़ाया जाता है, सब क्रूरता अधिनियम में आता है। पशु है, कोई भी है, किसी में भी जीव है, तो उसे चीज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 500 साल 100 साल पुराना कोई पुराना परंपरा था, संस्कृति से जुड़ी, अगर सांस्कृतिक चीज है, मानते हैं सांस्कृतिक चीज है, पुराना है, अगर गलत है तो उसको करते रहेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग गाइडलाइन निकाला जाता है, फिर उसको कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। तो उसी तरह से पेटा, जैसे ही इस बार ये किया गया असम में, तो पेटा पहुंचा असम हाईकोर्ट और बोला, फिर से याचिका दायर किया कि बुलबुल के साथ जो ये कर रहे हैं ये गलत है, हक कर दिया है वहां पे केस, ठीक है। तो पेटा को जान लीजिएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? मौजूद, और बुलबुल आपका असम हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा? मौजूद। भैंस की लड़ाई माघ बिहू के अवसर पर कहां पे आयोजित किया जाता है? तो क्या कहिएगा? वहीं पे आपका असम में किया जाता है। पेटा को समझ लीजिएगा, बहुत बार पूछता है कि पेटा क्या होता है? पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है। ये क्या है ना, एक पशु अधिकार संगठन है, इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ये बात समझ गए होइएगा, ठीक है। असम के मुख्यमंत्री वही हैं जो हेमंत बिस्व शर्मा जी बोले हैं, और असम में जो है ना अभी फिलहाल जो है ना एक आपका करबी महोत्सव हुआ था, ये बिल्कुल भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति जी असम में गए हुए थे हम लोग का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो भी जितने भी बड़े बड़े मतलब जो भी स्टेट अभी देख रहे हैं आप, क्योंकि 7 सिस्टर में आपका नॉर्थ ईस्ट असम सबसे बड़ा है, ठीक है। असम से ही कट के सारे लोग बने हैं, ठीक है। और कल आपको 6ठी अनुसूची जो बताए थे, 6ठी अनुसूची में आपका असम आता है, ठीक है। चले आगे। लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ठीक है, तो ये समझिए आपका लघु उद्यमी योजना। लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया। देखिए हाल फिलहाल में बिहार सरकार में देखिएगा 2023 में 7 जनवरी से जो है आपका जाति आधारित जनगणना हुआ था, और ये जनगणना जैसे इसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इसको आरक्षण भी दे दिया गया, ठीक है। जितने जितने लोग आए, ठीक है। इसी तरह से टोटल 94 लाख जो है ना, कितना 94 लाख ऐसे जो है गरीब परिवार का जो है चिन्हित किया गया है, जिसका मासिक आय बहुत कम है। ऐसे ही परिवार को बिहार सरकार चाहती है कि हम 2-2 लाख रुपया, और ये 5 साल के लिए किया जा रहा है कि हम लोग 2-2 लाख रुपया ऐसे परिवार को देंगे, एक अपना नया रोजगार करेगा, एक नया उद्यमी बनेगा। तो उसी को लेकर के लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मेरे हिसाब से बात समझ गए हैं, ठीक है। तो अभी कल इसका शुभारंभ भी किया, एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और टोटल कितना 61 परियोजना होगा। ये जो लघु उद्यमी योजना है, इसमें 61 परियोजना अलग अलग नाम से चलेगा, अलग अलग चीजों के लिए डायरेक्ट जो भी लाभ करता है, जो भी, ठीक है, जो भी उसके जो है लाभार्थी हैं, डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि हम 2-2 लाख रुपया ये आपको देंगे। कितने परिवार हैं? तो 94 लाख। टोटल 13 करोड़ जनसंख्या में से 94 लाख ऐसा परिवार है जिसकी इनकम बहुत, मासिक इनकम कम है, बहुत सारे लोग गरीब हैं। तो इसी गरीबी से निकाल के लिए लघु उद्यमी योजना 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। वो कोई भी उद्यमी शुरू कर सकते हैं। बिहार सरकार का ये एक अच्छा पहल माना जा सकता है, ठीक है ना। स्वरोजगार को उपलब्ध कराने के लिए तो क्या मान लीजिए आप, बिहार मान लीजिए।
तो 61 परियोजना के साथ 94 लाख गरीब परिवारों को क्या करेंगे, स्वरोजगार के लिए 5 वर्ष में 2-2 लाख आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और क्या है ना, लघु उद्यमी योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है, लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किए गए हैं। तो जानते हैं योजना का थीम याद रखिएगा, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार। क्या कहिएगा, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। ठीक है, तो बिहार में कहे 9वीं बार शपथ भी ले लिए और क्या कर दिए हैं, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। हम लोग के मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू जी, ये अपना शुरू किए हैं। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, लघु उद्यमी योजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस योजना का लाभार्थी कौन लोग होंगे, जिसका मासिक आय कम है। टोटल 61 परियोजना है, 94 लाख गरीब परिवारों को दिया जाएगा। इसका थीम तो याद रखिएगा, हर घर उद्यमी हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार है तैयार। ठीक है, तो चले, तो यहाँ पे 2-3 चीज याद रखिएगा आप। फिलहाल क्या कहिएगा, जाति आधारित जनगणना करवाया। ठीक है, कौन, बिहार सरकार। अभी जाति आधारित जनगणना करने वाला दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, ये बिल्कुल भी आपको जानते चलना है। कहाँ है आंध्र प्रदेश, तो वही आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहां पे अभी फिलहाल बाबा साहब का क्या किए हैं, 206 फीट का विजयवाड़ा में मतलब स्टेचू बनाया गया, जिसको क्या सामाजिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है। तो बाबा साहब को जो है हम थोड़ा सा हम फॉलोवर है। ठीक है, तो फॉलोवर है तो थोड़ा सा याद ज्यादा रहता है। चलिए आते हैं, थल सेना के ऊपर मुख्य रूप में किसे नियुक्त किया गया था। देखिए हम लोग का जो थल सेना है ना, थल सेना में कई पद होता है। ठीक है, जैसे जो सर्वश्रेष्ठ पद होता है उसको जनरल कहते हैं, उससे नीचे में आइएगा तो उसको क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। तो इसी तरह से तो ये क्या है ना, उप प्रमुख है, ये प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख है। ठीक है, तो उप प्रमुख किसे चुना गया है, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी है। ये पहले उत्तरी कमांड के थे। अब सुनिए, आपको थोड़ा सा एक चीज बताते हैं, जैसे थल सेना, वायु सेना, जल सेना है ना, तो ये कब, ये सेना का अलग अलग कमांड होता है। ठीक है, अब टोटल तीनों सेना मिलाकर के 17 कमांड है, जिसमें से 7 कमांड थल सेना के पास है, 7 कमांड वायु सेना के पास है और नौसेना के पास 3 कमांड है। ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल 7-7 14 15-16 आ गया ना 17 जी, 7-7 14, 14 और 3 कितना, 14 और 3 17 ना होता, 4 3 7, हाँ ठीक है 17 ही होता। ठीक है, तो 17 टोटल 17 कमांड है तीनों सेना का। ठीक है, तो अभी हम किसका बात कर रहे हैं, थल सेना का बात कर रहे हैं। तो थल सेना में 7 कमांड, 7 कमांड में से ये उत्तरी कमांड के क्या थे भैया, प्रमुख थे, उत्तरी कमांड के थे। ठीक है, तो इसको बुला करके क्या बना दिया गया है, उप प्रमुख बना दिया गया, और इसके जगह में जो पहले थे एमडी सुचेंद्र कुमार थे, उसको उत्तरी कमांड का क्या बना दिए गए हैं, जो है आपका जनरल बना दिए उत्तरी कमांड का। तो क्यों बनाया है, देखिए अभी वहां पे एक आपका सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चल रहा है, और ये जो सुचेंद्र कुमार जी हैं जो अभी फिलहाल थे उप प्रमुख, वो क्या है ना उस एरिया में उत्तरी कमांड का, देखिए उत्तरी कमांड का जो है ना मुख्यालय आपका कमांड है ना, उसका उत्तरी कमांड का कहां पे है भाई, उधमपुर पर है। क्या कहिएगा, उधमपुर, जो चंडीगढ़ में, सॉरी जम्मू कश्मीर में। तो उधमपुर में वो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया में, उसको पूरा चीज पता है कि कैसे ऑपरेशन किया जाता है। इसी के लोग के फेरबदल होता रहता है कि जो जहां पे जिसको ख्याति प्राप्त है वो वहीं पे जाके काम करेगा। तो उसको वहां पे एमवी सुचेंद्र कुमार कौन हो जाएंगे, उत्तरी कमांड के मुख्य बनाए जा रहे हैं, और ये जो उत्तरी कमांड के थे इसको बुला करके क्या बना रहे हैं, तो आपका मतलब सेना का उप प्रमुख बना रहे हैं। सेना का प्रमुख कौन है, तो सेना का प्रमुख है मनोज पांडे जी। किसका, थल सेना का। वायु सेना का वीआर चौधरी है, और नौसेना का क्या कहिएगा, आर हरि कुमार है। ठीक है, अभी हम लोग क्या थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं, वायु सेना 8 अक्टूबर को मनाते हैं, और नौसेना 4 दिसंबर को मनाते हैं। ये सब बिल्कुल भी याद रखिएगा, टोटल ये बात सब। ठीक है, जो भी बोलते हैं, तो ये क्या है 7 कमांड में, 7 कमांड में से आपको थोड़ा सा कमांड सब अब गिना। उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर है, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कलकत्ता में है, पश्चिमी कमांड का मुख्यालय अगर आप कहिएगा तो चंडी मंदिर में है। ठीक है, और केंद्रीय कमांड है, केंद्रीय कमांड का मुख्यालय आपका कहां पे है, लखनऊ में है। और एक आपका और कौन सा आता है, केंद्रीय कमांड होगी ना, एक आपका वो क्या बोलते हैं उसको, अरे प्रशिक्षण वाला जो सेना को ट्रेनिंग देता है, उसका कमांड जो है आपका कहां पे है, तो ये शिमला में है। और एक आपका दक्षिण पश्चिम कमांड है, वो आपका जयपुर में है। ठीक है, टोटल 7 को जोड़िए तो दक्षिण पश्चिमी कमांड जयपुर, केंद्रीय कमांड लखनऊ, उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिणी कमांड पुणे, पूर्वी कमांड कलकत्ता, पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर। ठीक है, और ट्रेनिंग कमांड जो है आपका शिमला में है। तो ये आपका 7 कमांड, इसका सब क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, ये सब कमांड आपको याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेता है, मिलान करने के लिए दे देता है, फंस जाइएगा। ठीक है, तो 7 वायुसेना, 7 थल सेना और 3 नौसेना का है। ठीक है, चलें सब कुछ समझ गए होइएगा। तो अभी हम लोग का सीडीएस कौन है, अनिल कुमार चौहान। अनिल कुमार चौहान सीडीएस है। ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ होता है, अनिल कुमार चौहान है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे। उप प्रमुख कौन हो गए, तो क्या कहिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो गए। अमृत सुचेंद्र कुमार कौन हो गए, जो आपका जो उत्तरी कमांड है, उत्तरी कमांड के जो है मुख्य कौन हो जाएंगे, एमवी सुचेंद्र कुमार। उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला आतंकवादी वाला एरिया वहां पे पड़ता है। ठीक है, हमेशा आतंकवादी हमला रहता है तो बहुत बार पूछता है। उत्तरी कमांड का मुख्यालय हमेशा उधमपुर, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका दो को पूछ देता है। ठीक है, उत्तरी, ठीक है, और आपका पश्चिमी, ये बहुत बार पूछ लेता है ना, तो
याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है आप लोगों के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी कहा गया है। ये इस बार जो है 23वां संस्करण हो रहा है। ठीक है, और इस बार क्या मुख्य है ना, इस बार यह मुख्य है कि इस सम्मेलन में जो है ना, आपको कल भी बताए थे कि गयाना के जो है प्रधानमंत्री आए हैं। कौन भैया आए हैं? तो ब्रिगेडियर फिलिप आए थे, वही ना नाम है उसका, ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स। ठीक है, तो ये गयाना के कौन है? प्रधानमंत्री हैं, इसके द्वारा आया गया। क्या शायद कल हम प्रधानमंत्री के जगह में राष्ट्रपति बोल दिए थे। ठीक है, तो गयाना के राष्ट्रपति नहीं है, ये प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति जो है वो कौन है भैया? राष्ट्रपति है वहां के मोहम्मद इरफान अली हैं, जो हम लोग का अभी आए थे कहां पे, इंदौर में, जो आपका हो रहा था प्रवासी भारतीय दिवस में। ठीक है, तो वो आए थे, वो इरफान है, मोहम्मद इरफान अली है। ठीक है, और ये कौन है? प्रधानमंत्री है गयाना के, ब्रिगेडियर मार्क फिलिप। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। आपका दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। WSDS का 23वां संस्करण 7 से 9 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा 2001 से ही आयोजित किया जाता है। इस बार कैवा संस्करण है? 23वां संस्करण है। पूछ लेगा कैवा संस्करण, 23वां संस्करण कब से आयोजित करते हैं? 2001 से। किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या कहिएगा? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बार कौन आ रहे हैं? गयाना के प्रधानमंत्री जो है ब्रिगेडियर मार्क फिलिप है, भारत आए हुए हैं। तो गयाना को बिल्कुल भी ध्यान दें, मार्क फिलिप को बिल्कुल भी। वो विमान पर साथ आए थे, तो वो उप प्रधानमंत्री है, कहाँ के? फिजी के। ठीक है, तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ पे कहिएगा? नई दिल्ली में हो रहा है। कौन इसका उद्घाटन किया है? तो आपको जाना। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज बिल्कुल भी जरूरी है, नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, SDG। चलिए, नीतीश डिवाइस को किसने लॉन्च किया? नीतीश का मतलब क्या हुआ? नीतीश मतलब नीतीश कुमार नहीं समझेगा। नीतीश का मतलब होता है नेवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यहां तक। ठीक है, तो ये हुआ नीतीश। ये डिवाइस का मतलब क्या है? ये आपका डिवाइस है। ये डिवाइस क्या है कि आपका कोई भी आपदा हो, ठीक है, जैसे शीतलहर चला, या फिर आपका लू चला, या फिर आपका टंका गिर रहा है, बाढ़ आने वाला है, बारिश आने वाला है, ये डिवाइस आपको सूचना देगा। और कितना सूचना देगा? आधा घंटा पहले सूचना देगा। ठीक है, इसको NIT पटना के द्वारा बनवाया गया है। किसको? NIT पटना, अपना NIT पटना, NIT का। ठीक है, इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये क्या है ना, शौचालय खुद से आपका बॉडी के हिट से ये क्या हो जाएगा, अपने आप आपका चार्ज होगा। ठीक है, जैसे ही कुछ घटना घटने वाला है ना, देखिए ये आपका जो है ना, ये कलर हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे गर्म भी हो जाएगा। जब तक उसको बंद नहीं कीजिएगा तब तक गर्म होता रहेगा। तो आदमी को क्या है, अलर्ट पहुंच जाएगा, जिससे कोई भी देखिए ना, कितना किसान का मृत्यु हो जाता है, कितना किसान जो है खेत में काम करने जाता है, टंका गिर गया, बिजली गिर गया, जिसको टंका बोलता है ना, गिरने की वजह से गड़बड़ी हो जाता है। तो ये डिवाइस को आपका क्या कर दिया गया है भैया? बनाया गया है बहुत मेहनत से। ठीक है, जिसका नाम क्या है? नीतीश है। ठीक है, किस सरकार द्वारा? बिहार सरकार के, कौन सा? बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा आप, क्या कहिएगा? बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा। देखिए, जितने भी डिवाइस, अगर इस तरह का डिवाइस अगर हर जगह में अवेलेबल हो जाए, खतरा होने से पहले लोग को पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है, तो वहां से वो भाग जाएगा। ठीक है, अपना सेफ में चला जाएगा, तो लोग बचेगा कि नहीं। आपदा हो, टंका हो, शीतलहर हो, लू हो, क्या बाढ़ हो, पानी, जितना सारा चीज हो, इस सारे चीज के लिए ये आपका इंपोर्टेंट हो गया है ये डिवाइस। ये याद रखेगा कि आधा घंटा पहले ये इंफॉर्मेशन देगा। ऑटोमेटिक चार्ज होता है, ये कलर हो जाएगा। ठीक है, रेड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन से रेड हो जाएगा और खूब गर्म हो जाएगा। जैसे गर्म होगा तो आपके पास रहेगा तो पता चलिए जाएगा, फिर निकालिएगा कि हाँ कुछ होने वाला, भागो। तो ये चीज है, यही है आपका नीतीश। ठीक है ना, तो नीतीश क्या है? नोबल, इसका फुल फॉर्म तो याद रखेगा। नीतीश मतलब नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसान और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए डिवाइस को डिजाइन किया गया, जो बता दिए हैं, हरित बाढ़, ग्रीष्मकाल, शीतलहर लक्षित करके ये डिवाइस को जो है क्या है, रियल टाइम पे। रियल टाइम मतलब समझते हैं ना, कि एकदम रियल टाइम पे काम, वो लेट नहीं। जो अभी हम जैसे रियल टाइम में मान लीजिए हम बोल रहे हैं, मेरा बात को कोई दूसरा अनुवाद करेगा, सेम टाइम पे बात को, उसी को बोलते हैं रियल टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम बहुत बार आदमी को नहीं समझ में आता है कि ये रियल टाइम क्या है। तो रियल टाइम में सेम टाइम में जो घटना घटे वही रियल टाइम है। ठीक है, तो किसका? बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विकसित किसके द्वारा किया गया है? NIT के द्वारा, ये NIT। ठीक है, चले, देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो देश का पहला राष्ट्रीय पुरालेख आधारशिला जी किशन रेड्डी के द्वारा हैदराबाद में रखा गया। डिजिटल है भैया, इंपोर्टेंट है। ठीक है, समझ जाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आप हैदराबाद मान लीजिए, जहाँ पे इलेक्शन हुआ था, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। इसके बारे में अभी बिल्कुल भी जानते चलिएगा, हैदराबाद में बहुत कुछ होता है। ये हमेशा जो है ना, हैदराबाद अभी आपका और चर्चा में आया था। झारखंड में आपका अभी गड़बड़ी हुआ है, आपको बता दें, चंपा सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत सोरेन का
ये होने के बाद, ठीक है। तो चंपाई सोरेन का जो भी आपका क्या बोलते हैं उसको, विधायक क्या बोलते हैं उसको, विधायक ना बोलता है, तो विधायक सबको उठा करके सब ले गया था हैदराबाद। हम सुने कल सुने कि सबको उठा के ले गया था, कहाँ पे भैया, तो बोले दिल्ली ले गया था, इस हैदराबाद ले गया था। हम भी सुन के थोड़ा सा आ गए हैदराबाद, हैदराबाद में क्या होता है। चलिए आइए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने, चलिए इसका क्वेश्चन तो पहले तो हम पहले नहीं किए हैं, क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या है, उल्लास मेला का आयोजन कहाँ किया। तो उल्लास मेला जो है ना, ये शिक्षा के लिए किया जाता है। 15 वर्ष से उम्र के अधिक के लोगों को शिक्षित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जाता है। ये हम लोग के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। दिल्ली में ये आपका 2 दिवसीय मेला है, ठीक है, 2 दिवसीय मेला है और उसका आयोजन किया जा रहा है। उल्लास मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो धर्मेंद्र प्रधान है हम लोग के, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, अभी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है भैया, तो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ पे लिखाना छोड़ दिया है, उद्यमिता मंत्री यहाँ धर्मेंद्र प्रधान पे लीजिएगा, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले का आयोजन क्या है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसका मूल मंत्र क्या है, मूल मंत्र है जन जन साक्षर, या ये योजना 15 साल और उससे अधिक आयु के समस्त गैर साक्षर पर लक्षण है, ठीक है, लक्षित है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि 15 वर्ष से अधिक जो भी लोग होंगे, ठीक है, जो नहीं लिख पढ़ सकते हैं, उसके लिए ये आपका कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इस योजना में 5 घटक शामिल किए गए हैं। इसमें क्या है, बुनियादी साक्षरता, आपको बोले है ना 15 साल से अधिक जो बच्चा लिख पढ़ नहीं सकता उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें 5 घटक है, बुनियादी साक्षरता है, संख्या का ज्ञान है, आवश्यक जीवन कौशल, फिर क्या है ना भाई, कौशल बुनियादी शिक्षा है, उसके बाद व्यावसायिक कौशल है और सतत शिक्षा है। इन सारे चीजों को तो आप ये 2-3 चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कितने चीजों को लक्षित किया गया है, 5 घटक को पूछ देगा तो फंस जाइएगा। धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किया गया, इसमें 5 घटक शामिल किया गया है, जिसमें से क्या हो जाएगा, बुनियादी साक्षरता हो जाएगा और संख्या ज्ञान, आवश्यक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, और उसके बाद आपका व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। 5 घटक को शामिल किया गया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया, आपका दिल्ली में यह आयोजन किया जा रहा है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिर हम लोग मिलेंगे कल यानी 8 जनवरी को, तब तक के लिए नमस्कार।